हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग ई वे बिल पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, एंड ई वे बिल में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर अप कर दिया था। ई वे बिल हमारा सेक्शन 68 में कवर अप होता है एंड उसके बहुत सारे रूल्स थे। ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोगों ने कंप्लीट किया था। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लाइक ई वे बिल कब जनरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके गुड्स की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तब आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ केसेस थे जिस पे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था? तो वो दो केस क्या थे? इंटरस्टेट वाला था, एक तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कुछ भेज रहा है या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बिल टू शिप टू मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कंसोलिडेटेड ई वे बिल हम लोग इशू कर सकते हैं। फिर पढ़ा था एक कार्गो से दूसरे कार्गो में अगर शिफ्ट हो जाता है तब दो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है, ओनली जो ट्रांसपोर्टर नंबर 2 रहेगा वो क्या करेगा, वो बस अपडेट कर देगा अपना व्हीकल नंबर, एंड जो व्हीकल नंबर होता है ईडब्ल्यूबी में वो n नंबर ऑफ टाइम्स चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। फिर देखा था ई वे बिल का जो फॉर्म है वो EWB 01 होता है, जो कंसोलिडेटेड वाला होता है वो EWB 02 होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है फ्रेंड्स वो सप्लायर फिलअप करता है या फिर रिसिपेंट करता है। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करवाएगा उसको EWB जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर रिसिपेंट को EWB जनरेट करनी पड़ती है। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। जो पार्ट बी होता है वो ऑलवेज ट्रांसपोर्टर को करना पड़ता है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो पार्ट ए भी जनरेट कर सकता है अगर आपका सप्लायर या फिर रिसिपेंट आपको ऑथराइज करता है। ठीक है, ये सब चीज़ देखा था। फिर देखा था पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्या क्या जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर यूनिक ई वे बिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में ट्रांसफ़र होता है वो पढ़ा था। कंसोलिडेटेड वाला पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसिलेशन ऑफ EWB। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। अभी आप बोलोगे मैम EWB जनरेट तो हो गया, ठीक है हो गया, लेकिन क्या उसे कैंसिल भी कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, कर सकते हैं, लेकिन उसके टाइम लिमिट है। ठीक है, आज आपने कोई EWB क्रिएट किया, ठीक है, जनरेट किया, आप 24 आवर्स के अंदर उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैटर ये है कि उसको जनरेट कब माना जाता है। देखो फ्रेंड्स, ई वे बिल के दो पार्ट हैं, ये तो क्लियर है। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट ए तो सप्लायर जनरेट कर दिया, लेकिन जो पार्ट बी है उसको कंप्लीट कौन करेगा? ट्रांसपोर्टर करेगा। दोनों के बीच में टाइम गैप आ सकता है। ठीक है, तो कब हम जनरेट मानेंगे? EWB जनरेट कब हुआ है? क्योंकि जब जनरेट होगा वहाँ से 24 आवर्स काउंट होगा। ठीक है, तो जनरेट कब माना जाएगा? जब ट्रांसपोर्टर फिलअप करेगा। ठीक है, जब ट्रांसपोर्टर कर देता है ना, जब पार्ट बी जनरेट हो जाती है तभी माना जाता है कि EWB जो है वो जनरेट हो चुका है। ये चीज़ क्लियर है? फिर बोला जब जनरेट हो गया वहाँ से 24 आवर्स के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर एक बार भी बीच में चेकिंग हो गई, लाइक आज गुड्स मेरे शॉप से निकला, मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, अभी ट्रांसपोर्टर के घर जाते जाते ऑन दी वे एक जगह पे हो गया मेरा गुड्स का चेकिंग। ठीक है, एक बार भी अगर मेरा गुड्स का चेकिंग हो गया उसके बाद आप लोग EWB कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्लियर है? देखो क्या बोला, EWB जनरेटेड। ठीक है, देखो अभी आप कैंसिल क्यों करोगे? कैंसिल क्यों करोगे? अभी EWB आपने जनरेट तो कर दिया लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ सपोज, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट हुआ लेकिन राइट क्वांटिटी या फिर राइट वैल्यू पे नहीं हुआ, तब कैंसिल होगी। देखो EWB जनरेटेड बट गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल्स। ठीक है, मतलब जो डिटेल्स थी हमारी EWB में वो डिटेल्स के हिसाब से गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुई है। नाउ विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर इट कैन बी कैंसल्ड ऑन कॉमन पोर्टल। ठीक है, बट इफ इट इज वेरीफाइड इन ट्रांजिट देन कैन नॉट बी कैंसल्ड। अगर एक बार भी वेरीफाई हो गया है ट्रांजिट पे, इन ट्रांजिट में, देन आप उसको फिर कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, EWB इज वैलिड फॉर 15 डेज फॉर अपडेटिंग पार्ट बी। देखो मैंने कहा ना, ट्रांसपोर्टर को टाइम लग सकता है अपडेट करने में, दोनों एट ए टाइम तो नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं बट नहीं भी करेंगे, तो ट्रांसपोर्टर को 15 डेज का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कि पार्ट ए बनने के बाद पार्ट बी वो 15 डेज के अंदर अपडेट कर सकता है।
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्ट भी अपडेट करेगा उसके बाद 24 आवर्स उसको मिलेगा, ठीक है। अगर उस बीच गुड्स एक बार भी चेकिंग हो गई, इन ट्रांजिट पे अगर एक बार भी चेक हो गया, उसके बाद आपका गुड्स का जो EWB है वो और कैंसिल नहीं हो सकता है। ये चीज़ क्लियर है। एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है। देखो मिस्टर एक्स है सप्लायर, ठीक है। मिस्टर एक्स है सप्लायर, वो क्या किया, गुड्स मूव किया अपने शॉप से, ठीक है। अपने शॉप से उसका गुड्स मूव हुआ। मिस्टर वाई है ट्रांसपोर्टर, ठीक है, और कस्टमर है मिस्टर जेड, ठीक है। मिस्टर वाई हो गया आपका ट्रांसपोर्टर। अभी एक्स से वाई तक जाता है, वाई से फिर जाता है जेड तक सपोज। तो सपोज एक्स से वाई तक आने में रास्ते में पड़ गया चेक पोस्ट एंड आपका गुड्स हो गया वेरीफाइड ऑन द वे। ऑन द वे में अगर आपका गुड्स वेरीफाई हो गया, उसके बाद अगर आप चाहो तो नाउ EWB कैन नॉट बी कैंसल्ड। उसके बाद और EWB आपका कैंसिल नहीं हो सकता है। ये चीज़ क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अभी देखो बुक में क्या लिखा है, where an e-way bill has been generated but goods are either not transported or are not transported as per details furnished in the e-way bill। मैंने बताया कि आपका ई-वे बिल जनरेट हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपका गुड्स इधर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। ट्रांसपोर्टर तक गया फिर उसने ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है। इधर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश्ड इन द ई-वे बिल। क्वांटिटी या फिर वैल्यू में कुछ चेंजेस, कुछ मतलब कि जो EWB में डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है। Then the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hours of generation of the e-way bill। ठीक है, आपका जब ई-वे बिल जनरेट हुआ है उसके 24 आवर्स के अंदर आप कैंसिल कर सकते हैं। However, an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provision of the rules। ठीक है, further unique EWB number generated is valid for a period of 15 days for updation of Part B। ये सब तो मैंने बता ही दिया है। ट्रांसपोर्टर को 15 डेज का टाइम मिलता है पार्ट बी को अपडेट करने के लिए, ठीक है। उसको ही EWB का जनरेशन माना जाता है, वहाँ से आपको 24 आवर्स का टाइम मिलता है। लेकिन अगर इस बीच आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो चुका है एंड अगर चेक पोस्ट पे आपका एक बार भी चेकिंग हो चुका है, उसके बाद आप लोग फिर कैंसिल नहीं कर पाओगे। अगर चेकिंग नहीं हुई है देन इट्स ओके, आप लोग आराम से कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़। अभी देखो, अभी क्या बोला, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल दैट इज और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, ठीक है। क्लॉज 10 क्या बोलते हैं, देखिए एक जो ई-वे बिल है इसका वैलिडिटी पीरियड क्या है मैम, मतलब ये कितने पीरियड के लिए वैलिड रहता है। फ्रेंड्स, ये जो वैलिडिटी होती है ना, ये आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कितने डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है डिस्टेंस विद इन कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है एंड वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। यही मैंने बोला है, जो रेलिवेंट डेट है ना, जिसको बोलते हैं हम जनरेशन का डेट, जिस दिन EWB जनरेट हुआ, कब मानेंगे उसको, पार्ट बी जिस दिन जनरेट हुआ, ठीक है, तो उसको जनरेट का डेट माना जाता है। जनरेट दोनों होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, लेकिन EWB का जनरेट डेट कब माना जाएगा, पार्ट बी, एंड जो भी लिमिट कैलकुलेशन होगी वो जनरेशन डेट रेलिवेंट डेट से स्टार्ट होगी, ठीक है। देखो, तो अगर आपका डिस्टेंस जो गुड्स कवर कर रहा है वो अगर विद इन 100 किलोमीटर्स है, देन आपका EWB वैलिड है 1 डे, एक दिन के लिए आपका EWB जो जनरेट होगा वो वैलिड होगा। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट कैरी करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कार्गो लेके जाते हैं, वो क्या होता है, बहुत हेवी रहता है, ठीक है। एक तो लंबा रहता है, आप लोग देखे होंगे ना, 18 उसका चक्का 18 रहता है, 20 रहता है, 22 रहता है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो वहाँ पे क्या बहुत सारे गुड्स रहते हैं, हेवी रहते हैं एंड ऊपर से वो बहुत ऊँचे तक रहते हैं, ठीक है। तो वो सब ट्रक जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत स्लो चलता है। मतलब अगर एक नॉर्मल चीज़ अगर 50-60 में जाएगी तो वो 30-40 में चलती है, बहुत धीमी धीमी चलती है, तो क्या उनको टाइम लग जाता है, तो उनके लिए अलग से लिमिट दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला है अप टू 100 किलोमीटर्स 1 डे इन केस अदर देन ओवर डिमेंशनल कार्गो, तो उसको बोलते हैं ओवर डिमेंशनल कार्गो, उसको छोड़ के, ठीक है, बाकी जो है उनको अप टू 100 किलोमीटर्स तक एक दिन का टाइम दिया जा रहा है। क्लियर है। फिर बोला फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर 1 एडिशनल डे इन केस अदर देन ओवर डिमेंशनल कार्गो, ठीक है। 100 किलोमीटर्स के लिए एक डे या फिर उससे ज़्यादा, जितना भी 100 किलोमीटर तक एक एक दिन दिया जाएगा। 1 किलोमीटर भी ज़्यादा हुआ आपको एक दिन का दिया जाएगा, ठीक है।
फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर 100 के बाद नेक्स्ट 200 तक आपको 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 100 300 तक आपको 1 दिन का टाइम, ठीक है, एक दिन का टाइम आपको बढ़ता जाएगा। भले ही वो 1 किलोमीटर भी एक्सीड करे तो आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है, पर 100 किलोमीटर 1 दिन का टाइम। क्लियर है ये चीज़। फिर देखो, फिर बोला अप टू 20 किलोमीटर्स 1 डे इन केस ऑफ ओवर डिमेंशनल कार्गो। तो यहाँ पे बोल दिया जो ओवर डिमेंशनल कार्गो होता है उनको 20 किलोमीटर तक का टाइम दिया गया है। अप टू 20 किलोमीटर 1 दिन, अप टू 20 किलोमीटर 1 दिन, और 20 किलोमीटर से ज़्यादा हर एक 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन। क्लियर है। फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ ओवर डिमेंशनल कार्गो। मतलब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पे जो अदर देन ओवर डिमेंशनल था, ठीक है, उसको अप टू 100 किलोमीटर में 1 दिन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो ओवर डिमेंशनल कार्गो है उसको अप टू 20 किलोमीटर में 1 दिन मिल रहा है, और ईच 20 किलोमीटर्स के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा। तो 100 किलोमीटर्स तक इसको कितना दिन मिल जा रहा है? 5 डेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 100 किलोमीटर तक इसको कितना मिल रहा है? 1 डे मिल रहा है, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है ओवर डिमेंशनल कार्गो को। क्लियर ये चीज़, मतलब अप टू 100 किलोमीटर्स के लिए उसको 5 डेज मिल जाएंगे ओवर डिमेंशनल को, लेकिन नॉर्मल वाला को 1 दिन मिलता है। क्लियर है। तो इतना दिन तक आपका वैलिड रहता है। अभी देखिए रेलिवेंट डेट वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी देख लो। Relevant date means the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो 1 डे होता है ना, वो 1 डे 24 आवर्स नहीं है, वो 1 डे क्या होता है नेक्स्ट डे के मिडनाइट तक, ठीक है, नेक्स्ट मिडनाइट। आपने आज जनरेट की तो मिडनाइट कब है? मिडनाइट तक वो वैलिड है। तो मोस्टली 24 आवर्स तो हो ही नहीं सकता। अभी आप एक दिन रात के 12:01 पे अगर आप करोगे तो अगले दिन रात के मिडनाइट तक 12 बजे तक वो वैलिड रहेगा, तभी 24 आवर्स होगा ना, वरना 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही होता है, ठीक है। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी आपको, कॉपी से देखो। पहले तो रेलिवेंट पीरियड देखिए। EWP जनरेट डे किसको मानेंगे? देखो जो हमारा EWP है उसका 2 पार्ट है, ठीक है। बाय सप्लायर क्या करेगा? पार्ट ए करेगा, एंड जो ट्रांसपोर्टर है वो पार्ट बी करेगा। तो जब ट्रांसपोर्टर पार्ट बी करेगा ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग मानेंगे जनरेशन डे ऑफ EWB। इस दिन आपका EWB जनरेट हुआ है, इसको माना जाएगा। अभी जो टाइम लिमिट है 1 डे का, यहाँ से कैलकुलेट होगा, ठीक है। वैलिडिटी विल बी काउंटेड फ्रॉम हियर, और ठीक है हमको समझ में आया यहीं से कैलकुलेट होगा। तो ये क्या बोला इस केस पे कि नेक्स्ट डे का मिडनाइट तक, ठीक है, नेक्स्ट डे का मिडनाइट तक, ठीक है, नेक्स्ट डे मिडनाइट तक कवर अप होगा। अब ये नेक्स्ट डे मिडनाइट तक कैसे कैलकुलेट होगा उसका एक एग्जांपल देखो। देखो आपका EWB जनरेट हुआ, ठीक है, आज कितना है? 16 जून है। सपोज 15 जून को आप लोगों ने EWB जनरेट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। 15 जून का 2 टाइम हो सकता है। सपोज मैंने 14 जून रात के 12:04 पे किया, तो ये ऑटोमेटिकली 15 जून हो गया। एंड मैंने 15 जून के रात 11:55 को, कल रात 11:55 को मैंने जनरेट किया था, एंड परसों रात 12:04 पे मैंने एक EWB जनरेट किया। तो दोनों ही 15 जून हुए, ठीक है। ये 14th नाइट को किया 12:04 पे, तो ये 15th का मॉर्निंग हो गया, एंड ये 15th के नाइट में 11:58 को किया, ठीक है। तो ये जो 12:04 में मैंने किया, ठीक है, इसका नेक्स्ट मिडनाइट कब आएगा? 16th नाइट, या फिर बोलो 15th का रात के 12 बजे, ठीक है। इसका कब आएगा? 15th रात के 12 बजे, ठीक है। एंड जो 11:58 PM है, इसके बाद नेक्स्ट मिडनाइट कब आएगा? ये भी 15th रात के 12 बजे, ठीक है। आपको नेक्स्ट मिडनाइट देखना है, टाइम कुछ भी हो, नेक्स्ट मिडनाइट क्या है? नेक्स्ट मिडनाइट तक वो वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट मिडनाइट कब आएगा? 12 बजे, तो ये भी आपका 15th 12 बजे तक वैलिड है रात के, ये भी मतलब 16th का 12 बजे, 15th नाइट एंड 16th दोनों का मिड, 15 16 मिडनाइट। ये वाला भी 15 16 मिडनाइट, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तो आपका पूरा 24 आवर्स के लिए वैलिड हो गया, 23 आवर्स 56 मिनट के लिए वैलिड हो गया, लेकिन ये जो है आपका 2 मिनट के लिए ही वैलिड रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पल पल का हिसाब होता है फ्रेंड्स, 1-1 मिनट 1-1 आवर का हिसाब होता है, ठीक है। तो आपको देख के ही जनरेट करना है कि आपकी ट्रांसपोर्ट कब होगी एंड आपको कब जनरेट करनी चाहिए, ठीक है। तो वैलिडिटी ऑफ बोथ विल बी ओवर ऑन द 15th मिडनाइट, 15 16 मिडनाइट। 15 16 का जो मिडनाइट होगा
उस दिन आपका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अभी बुक देखते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो, सपोज एन ई वे बिल इज जनरेटेड एट 0.04 आवर्स, ये तो मैंने बोल दिया, ऑन 14 मार्च। देखो डेट भी सेम हो जा रहा है, ये जून का, ये मार्च का है। देन फर्स्ट डे वुड बी एंड ऑन 15th midnight of 15-16 March, second day will end on 12th midnight 16-17 March and so on. Suppose an e-way bill is generated at 23:58 hours on 14 March, then first day would be ended itna midnight and 15-16 March, second day will end at this on. The validity of the e-way bill starts when the first entry is made in part B, that is vehicle entry is made first time in case of road transport, or first transport document number entry in case of rail, air, ship transportation, whichever is फर्स्ट एंट्री। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिया है, पढ़ते हैं, आइए। ए कंसाइनर हैंड्स ओवर हिज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू ट्रांसपोर्टर, फ्राइडे को दिया। हाउएवर द असाइन्ड ट्रांसपोर्टर स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑन मंडे। The validity period of e-way bill starts only after the details in part B are updated by the transporter for the first time. In this given situation, consignor can fill the details in part A on Friday and hand over his goods to the transporter. When the transporter is ready to move the goods, he can fill part B. That is, the assigned transporter can fill the details in part B on Monday, and the validity period of the bill will start from Monday. ठीक है, ट्रांसपोर्टर जब फिल करेगा तभी आपका ई-वे बिल जनरेट माना जाएगा एंड वहाँ से आपका वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट होगा। क्लियर है। फिर देखो, ओवर डिमेंशनल कार्गो का मीनिंग दे दिया है। मीन्स ए कार्गो कैरिड एज ए सिंगल इंडिविजिबल यूनिट एंड विच एक्सीड्स द डिमेंशनल लिमिट प्रिस्क्राइब इन रूल 93 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में। मतलब कि जो ओवरवेट रहता है, बड़ा बड़ा रहता है ना, अगर शॉर्ट में समझो तो वही चीज़ है ओवर डिमेंशनल कार्गो। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड। मैम ये वैलिडिटी पीरियड तो दे दिया, ठीक है, हम समझ भी गए, लेकिन क्या इसको एक्सटेंड किया? अभी कोई रीज़न की वजह से गुड्स डिलीवरी नहीं हुआ, सपोज ट्रक का एक्सीडेंट हो गया रास्ते पे, तो क्या उसका वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकता है? यस फ्रेंड्स, हो सकता है, लेकिन कमिश्नर कर सकता है। ठीक है, आपका जो वैलिडिटी एक्सटेंशन है वो कमिश्नर कर सकता है, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कर सकता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स के लिए कर सकता है एंड कुछ स्पेशल केसेस में कर सकता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एक्सटेंशन बाय कमिश्नर for certain categories of goods. Commissioner may, on the recommendation of the council, by notification, extend the validity period of an e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein. अब कौन से गुड्स के लिए करेगा वो अपने सिलेबस में इतना क्लियरली नहीं दिया है, बट यस कमिश्नर कुछ स्पेसिफिक गुड्स के लिए काउंसिल रिकमेंड करने पे कर सकता है एक्सटेंशन। ठीक है, और एक ट्रांसपोर्टर कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, where under circumstances of an exceptional nature including transshipment, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may extend the validity period after updating the details in part B if required. Transporter can extend the validity of the e-way bill if the consignment is not being reached the destination within the validity period due to exceptional circumstances like, क्या क्या सिचुएशन में कर सकता है? देखिए, नेचुरल कैलामिटी, कहीं पे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, कहीं पे स्ट्राइक चल रही है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट डिले, एक्सीडेंट ऑफ कन्वीनियंस, एक्सीडेंट हो गया एटसेट्रा। ये सब केस क्या किसी के हाथ में थोड़ी है, अब हो गया तो हो गया, रास्ते में क्या हो रहा है किसको क्या पता। आप तो एक दिन का वैलिडिटी दे दिया, अभी वो एक दिन में अगर मैं नहीं पहुंचा तब ट्रांसपोर्टर खुद से एक्सटेंड कर सकता है। ही नीड्स टू एक्सप्लेन दिस रीज़न, उसको डिटेल्स में ऑफकोर्स एक्सप्लेन करनी पड़ेगी while extending the validity period. This option is available for extension of e-way bill before 8 hours and after 8 hours of expiry of the validity. ठीक है, अगर आपकी वैलिडिटी नेक्स्ट डे के 12 बजे तक, ठीक है, मिडनाइट पे ओवर हो रही है, तो मिडनाइट से 8 घंटा पहले, ठीक है, मतलब कब होगा? शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे से पहले आप कर सकते हो, आपका अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हो, वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकती हो, लेकिन 8 आवर्स के बाद आप नहीं कर सकते। मतलब कि आपको जो एक्सटेंड करना है अपना वैलिडिटी, आप 8 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर कर सकते हो। लाइक आज मिडनाइट पे आपका वैलिडिटी ओवर होने वाला है, तो उसे 8 आवर्स बिफोर या फिर एक्सपायरी होने के 8 आवर्स तक, मतलब 12 बजे से नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे तक भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, वैलिड रीज़न दे के ट्रांसपोर्टर कर सकता है। क्लियर है? उसके बाद देखो, उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल। देखो फ्रेंड्स, अभी एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल क्या है? अभी देखो,
या तो सप्लायर करता है पार्ट ए, ठीक है, या फिर रिसिपेंट करती है। तो अगर सप्लायर किया तो फिर उसे अप्रूव कर किसको करना पड़ेगा, रिसिपेंट को करना पड़ेगा। अगर रिसिपेंट कर रहा है तो किसको अप्रूव करना पड़ेगा, सप्लायर को करना पड़ेगा। एक्चुअली जब आप पार्ट ए जनरेट कर देते हो ना, सपोज सप्लायर किया, रिसिपेंट के अगेंस्ट करेगा, उसका GSTIN वगैरह सारा देगा। तो रिसिपेंट का जो कॉमन पोर्टल है ना, अपने कॉमन पोर्टल पे रिसिपेंट को आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा टू एक्सेप्ट दैट ई-वे बिल, ठीक है। वो जो जनरेट किया है आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में बोला है। अगर रिसिपेंट करता है तो सप्लायर को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सप्लायर कर रहा है तो रिसिपेंट को करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टर कर रहा है तो भी जिसके लिए कर रहा है उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, details of the e-way bill generated shall be made available to the supplier if registered for the information in part A has been furnished by the recipient or transporter। recipient और transporter कर रहे हैं तो किसके पास आएगा डिटेल्स, सप्लायर के पास आएगा, उसको अप्रूव करनी है, उसको एक्सेप्ट करनी है। और recipient if registered for the information in part A has been furnished by the supplier और transporter, अगर सप्लायर ट्रांसपोर्टर करे तो किसके पास जाएगा, recipient के पास जाएगा। ऑन द कॉमन पोर्टल पे जाएगा। एंड द सप्लायर और recipient as the case may be shall communicate its acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill। उन लोग को अपना एक्सेप्टेशन या फिर रिजेक्शन बताना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो डिम्ड एक्सेप्टेशन माना जाता है। तो अगर आपको रिजेक्ट करनी है तो बेटा पहले से कर दो, नहीं करोगे तो उसको डिम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है। In case the person to whom the information in part A is made available doesn't communicate his acceptance or rejection within the specified time, it shall be deemed that he has accepted the details, ठीक है। deemed किया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर ली है। एंड वो टाइम क्या है फ्रेंड्स, 72 आवर्स। आपको 72 आवर्स का टाइम दिया जाता है। टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पज इज 72 आवर्स ऑफ द डिटेल्स बीइंग मेड अवेलेबल टू हिम ऑन द कॉमन पोर्टल, ठीक है। और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हिच एवर इज अर्लियर। आपको मैक्सिमम 72 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है। अगर 72 आवर्स के बीच अगर आपकी गुड्स आपको पहुंच जा रही है तो आपको उससे पहले आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो डिम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। अभी देखो, अभी बोला है ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। यस, दिस वन देखो, ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। ये कुछ भी नहीं बोला है फ्रेंड्स, बोला है कि जैसे मैंने उड़ीसा में ई-वे बिल जनरेट किया तो क्या वो छत्तीसगढ़ में वैलिड होगा। यस फ्रेंड्स, वैलिड होगी। ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, ठीक है। वन नेशन वन कंट्री GST आया है ना, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो ई-वे बिल जो है वो वैलिड रहेगा। आपने उड़ीसा में जनरेट किया है तब भी वो छत्तीसगढ़ के लिए आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। द ई-वे बिल जनरेटेड अंडर दिस रूल्स और अंडर रूल 13B 138 ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी वैलिड इन एवरी स्टेट और यूटी, ठीक है। सारे स्टेट एंड यूटी में वैलिड रहेगा, ठीक है। देखो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ई-वे बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट। देखो, ई-वे बिल आपने बना तो दिया EWB, लेकिन उसमें अगर व्हीकल नंबर नहीं है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर उस पर व्हीकल नंबर नहीं है एंड आपका चेकिंग हो गया, एक तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। OEWB वैलिड नहीं होगा। आपका गुड्स को कॉन्फिस्केटेड किया जा सकता है, मतलब कि जब्त किया जा सकता है। डिपार्टमेंट आपके गुड्स को जब्त कर सकता है अगर EWB में व्हीकल नंबर नहीं है, ठीक है। Once e-way bill is generated, it cannot be edited for any mistake. However, it can be cancelled within 24 hours of generation. अगर एक बार आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाता है तो फिर उसको एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिलेशन का ऑप्शन है, आप उसको कैंसिल कर दो एंड फिर से नया जनरेट कर लो, लेकिन एडिट नहीं होगा। ओनली एक ही चीज़ आप उस पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो बार बार n नंबर ऑफ टाइम्स, एंड दैट इज़ द व्हीकल नंबर, ठीक है। जो व्हीकल नंबर है वो मैंने आपको कल भी बताया था, EWB में n नंबर ऑफ टाइम्स चेंज हो सकता है, बिकॉज सिंप्लिसिटी प्रोसीजर के लिए एक गुड्स एक ट्रक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में गया, ठीक है। तो आप फिर कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, वरना उस केसेस पे आप लोग व्हीकल नंबर बस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन एक बार जनरेट हो गया तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो, आपको कैंसिल करना पड़ेगा एंड न्यू जनरेट करनी पड़ेगी। क्लियर है। फिर देखो, ई-वे बिल मे बी अपडेटेड विथ व्हीकल नंबर n नंबर ऑफ टाइम्स। ये तो देख लिए। द लेटेस्ट व्हीकल नंबर शुड बी अवेलेबल ऑन द ई-वे बिल एंड शुड मैच विथ द व्हीकल कैरिंग इन
कैरिंग इट इन केस चेक बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो लेटेस्ट नंबर है, लेटेस्ट व्हीकल नंबर मतलब जिस व्हीकल पे गुड्स है उस व्हीकल का नंबर ही ईडब्ल्यूबी में होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका ट्रक चेंज होता है, ट्रांसपोर्ट का मीन्स जो है वो चेंज होता है, तो फिर आपको इमीडिएटली ईडब्ल्यूबी अपडेट करनी पड़ेगी। अगर डिपार्टमेंट चेक कर रहा है तो फिर ईडब्ल्यूबी में जो नंबर है उसी व्हीकल में आपका गुड्स होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो नेगेटिव लिस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिचुएशंस वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे दी है, आप लोग रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है, अभी बस है कि आपको एक बार रीड करना है। ठीक है, अभी देखो जनरेट कहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सोचिए। हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, एक तो जो सप्लाई नहीं है, ठीक है, आपका क्या था, शेड्यूल 3 था ना, सप्लाई का शेड्यूल 3 जो था, ठीक है, सेक्शन 7 वाला शेड्यूल 3, तो उस पर जो सप्लाई नहीं था उसके लिए डब्ल्यूबी ज़रूरत नहीं है। जो गुड्स एग्जिम्प्टेड है उसके लिए ज़रूरत नहीं है। कुछ गुड्स है जो अभी तक नोटिफाइड नहीं है, वो भी मैंने आपको बताया था ना, पेट्रोल था, नेचुरल गैस था, ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल था, मोटर स्पिरिट, पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, ये सब चीज़ था, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर और क्या चीज़ें हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होता है ना, एलपीजी गैस, अगर उसका आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केरोसिन कर रहे हो तब भी आपको ज़रूरत नहीं है। पोस्टल बैगेज, आर्मी डिफेंस का कोई चीज़ आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब ज़रूरत नहीं है। पोस्टल बैगेज अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अभी देखेंगे जिसके लिए ईडब्ल्यूबी ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। Where the goods being transported are the one given below। देखो, liquefied petroleum gas for supply to household and non-domestic exempted category। कस्टमर्स को जब एलपीजी गैस आप ट्रांसपोर्ट करके दे रहे हो तब ईडब्ल्यूबी की ज़रूरत नहीं है। केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस, पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेचुरल और कल्चर्ड पीएल्स एंड प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स। अगर आप पीएल्स जो ओरिजिनल होते हैं ना, मोती, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब आपकी ज़रूरत नहीं है। प्रीसियस मेटल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब आपको ज़रूरत नहीं है। फिर क्या बोला, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब जरूरत नहीं है। करेंसी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ज़रूरत नहीं है। यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल चीज़ें आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब जरूरत नहीं है। कोरल, अनवर्कड एंड वर्कड कोरल, ठीक है, कोरल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब आपको ज़रूरत नहीं है। ये तो स्पेसिफाइड गुड्स हो गए। उसके बाद क्या दिया है, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, ठीक है, ऐसे कन्वेंस जिसपे मोटर नहीं लगा है, नॉन मोटराइज्ड है, तब आपको ईडब्ल्यूबी की ज़रूरत नहीं है। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जैसे कि कार्ट में होता है ना, सगट गाड़ी जो बोलते हैं ना, बुलक कार्ट जो होता है, अगर उस पर ट्रांसपोर्ट करो, मोटराइज्ड है क्या, नहीं है, तो ईडब्ल्यूबी की ज़रूरत नहीं है। Where the goods are being transported from the custom port, airport, air cargo complex and land custom station to an inland container depot, ठीक है, आईसीडी में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है कस्टम पोर्ट से तब भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही सब चीज़ बोला है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, ये सब नोटिफाइड गुड्स होते वो नहीं होंगे। फॉर द सप्लाईज ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज नो सप्लाई, ठीक है, शेड्यूल 3 जो मैंने बताया। ओके, where the goods are being transported on custom bond from inland country, ये भी हो गया। where the goods being transported are transit cargo from और नेपाल टू भूटान, ठीक है, नेपाल और भूटान को अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हो ट्रांसपोर्ट पे या फिर नेपाल और भूटान से आ रहा है तब ईडब्ल्यूबी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, where the goods being transported are exempted from tax, जो भी गुड्स आप भेज रहे हो अगर वो एग्जिम्प्टेड है कोई भी नोटिफिकेशन के अंदर तब उस पर भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस, ठीक है, वेयर द कंसाइनर ऑफ गुड्स इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपका जो गुड्स ट्रांसपोर्टर है, जो कंसाइनर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तब ज़रूरत नहीं है। वेयर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, अगर एम्प्टी कार्गो लाइक सिलेंडर जा रहा है, एम्प्टी सिलेंडर जा रहा है तब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एम्प्टी कार्गो। where the goods are being transported up to a distance of 20 kilometers from the place of the business of the consignor to a way bridge, ठीक है, आपका गुड्स आपके शॉप से कहीं और जा रहा है वेमेंट के लिए, मतलब वजन करने के लिए, जैसे हो गया क्रॉप्स, ठीक है, मेरे यहाँ से गया राइस मिल तक जो कि 20 किलोमीटर के अंदर है, मैंने बस वेट, एक तो वो एग्जिम्प्टेड है उसमें वैसे भी नहीं लगेगा, फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो 20 किलोमीटर के अंदर है एंड मैं बस वे ब्रिज तक लेके जा रही हूँ उसको वेट करवाने के लिए, तब उस पर ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। From the place of business of the consignor to a way bridge for payment
or from the weighbridge back to the place of the business of the said consignor subject to the condition that the movement of the goods is accompanied by a delivery चालान issued in accordance with rule। ऑफ कोर्स उसके पास डिलीवरी चालान तो होनी ही चाहिए ना। अगर आप, ये तो मैंने पहले भी बताया, अगर टैक्स इनवॉइस नहीं है, सप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर आपके पास डिलीवरी चालान होनी चाहिए। ठीक है। फॉर एम्प्टी सिलेंडर फॉर पैकिंग ऑफ लिक्विफाइड, ये तो बता ही दिया, कोई भी अगर एम्प्टी कार्गो जा रहा है, एम्प्टी थिंग्स जा रही है, तो फिर उस पर भी EWB की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। फिर द लास्ट वन है, लास्ट वाला चीज़ कुछ है, देख लो। बोला है डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस। ठीक है। जो पर्सन इन चार्ज है, ट्रांसपोर्टर है, वो क्या क्या अपने साथ रखेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रखेगा फ्रेंड्स? इजी है ना। इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान। ठीक है। उसको इनवॉइस रखना पड़ेगा, डिलीवरी चालान रखना पड़ेगा, या फिर बिल ऑफ सप्लाई, कोई एक चीज़ उसको रखना पड़ेगा। एक कॉपी ऑफ द ई-वे बिल इन फिजिकल फॉर्म और द ई-वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप्ड टू RFID। ठीक है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, RFID। देखो उसको क्या रखना पड़ेगा साथ में, इनवॉइस रखना पड़ेगा, या फिर बिल ऑफ सप्लाई, या फिर डिलीवरी चालान। सप्लाई नहीं है तो डिलीवरी चालान। ठीक है। इतना रखने के बाद उसको EWB का एक कॉपी रखना पड़ेगा, इधर फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। क्या वो इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकता है? यस, इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकता है। किसके जरिए? RFID के जरिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। डॉक्यूमेंट एम्बेडेड ऑन टू द कन्वेंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और बाय एयर और वेसल। एयर, रेल और वेसल को छोड़ के अगर आपका गुड्स रोड पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है तभी आप रख सकते हो। ठीक है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, डिवाइस होता है, डॉक्यूमेंट नहीं डिवाइस है। ओके। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। हाउएवर इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स द पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस shall also carry a copy of the bill of entry filed by the importer। of course कस्टम में तो आप पढ़े ही होगे बिल ऑफ एंट्री, तो बिल ऑफ एंट्री भी रखनी पड़ती है इंपोर्ट के केस पे। ठीक है। और एक चीज़ बोला कि जो इनवॉइस है ना, आप इस इनवॉइस के बदले ना एक और एक डॉक्यूमेंट रख सकते हो, इनवॉइस रेफरेंस नंबर देके। ठीक है। कॉमन पोर्टल पे जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है, IRN बोलते हैं उसको, वो कोई भी जनरेट कर सकता है, सप्लायर खुद का जनरेट कर सकता है, वो 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है। ठीक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वही चीज़ दिया है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। देखिए, ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑब्टेन एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर फ्रॉम द कॉमन पोर्टल बाय अपलोडिंग ऑन द शेड पोर्टल ए टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय हिम in the prescribed form and the procedure the same for verification by the proper officer in lieu of tax invoice and such number shall be valid for a period of 30 days from the date of uploading। ठीक है। वो 30 डेज तक वैलिड रहता है। टैक्स इनवॉइस के बदले आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी जनरेट कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज़? ये चीज़ एक्चुअली आपको 14 नंबर पॉइंट पे दिया है। ये रूल बोल रही थी ना, 4 रूल है, 138A B C D, तो ये 138A बोलता है। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि जो ट्रांसपोर्टर है, पर्सन इन चार्ज है, उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है। फिर देखिए, फिर बोला वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन कन्वेंसेस। देखो 138B रूल आ गया। ठीक है। 138B बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन कन्वेंसेस। वेरिफिकेशन कौन करेगा फ्रेंड्स? कमिश्नर करेगा। ठीक है। देखो, द कमिश्नर और एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम in this behalf may authorize the proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill in physical or electronic form for all interstate and intrastate movement of goods. The commissioner shall get RFID readers installed at places where the verification of movement of goods is required to be carried out, and verification of movement of vehicles shall be done through such devices reader where the e-way bill has been mapped with the said device। ठीक है। क्योंकि वो फिजिकली भी रख सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिकली रखा है, जो क्या था, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ठीक है। तो फिर उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर, RFID रीडर रखना पड़ेगा। तो जो कमिश्नर है या फिर उसका जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसको RFID रीडर इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा अगर उसको चेकिंग करनी है। तो जहाँ पे वेरिफिकेशन होना है वहाँ पे RFID रीडर इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यही चीज़ बोला है बी में। फिर सी में बोला है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन कौन करेगा फ्रेंड्स? देखो, ए समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन पार्ट ए ऑफ द प्रेस्क्राइब फॉर्म विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड द फाइनल रिपोर्ट इन पार्ट बी ऑफ सेट फॉर्म शैल बी रिकॉर्डेड विद इन 3 डेज ऑफ सच इंस्पेक्शन। थ्योरेटिकली बोर हो जाओगे, खुद से पढ़ लेना। ठीक है। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन जो है वो भी प्रॉपर ऑफिसर आपका करेगा एंड फिर उसको रिकॉर्ड करके वो रखेगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज
जो 138D है वो बोलता है फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल। देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपका व्हीकल जो है प्रॉपर ऑफिसर या फिर डिपार्टमेंट आपका व्हीकल को सपोज क्या किया, डिटेन कर दिया, तो अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा डिटेन कर देता है तब आप कॉमन पोर्टल पे जाके आप अपडेट कर सकते हो कि मेरा व्हीकल जो है वो डिटेन हो गया है, इसीलिए गुड्स की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं, where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes। 30 मिनट से ज़्यादा अगर डिटेन हो गया, द ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सेट इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, कॉमन पोर्टल पे वो क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है। फिर इट मे बी नोटेड दैट द एक्सप्रेशन ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल यूज्ड इन द प्रोविजन डिस्कस्ड above doesn't include cases where leasing of parcel space by railways takes place। लीजिंग को वो इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ई वे बिल का चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बीच में थोड़े बहुत थ्योरी थे जो आप लोग खुद प्रोफेशनल स्टूडेंट्स से आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में ही देख लीजिएगा। वेट अप टू दैट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।